हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीचिंग मटेरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पढ़ेंगे। तो आइए, बहुपद के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम बहुपद के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, जिससे आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बहुपद के बारे में हम समझ लेते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सरसाइज कराते हैं। देखो, समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप एक्सरसाइज करोगे तो समझ नहीं पाओगे, है ना। जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो बिना आप जानकारी किए, है ना, तो आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं हल कर पाएंगे। तो आपका चैप्टर है बहुपद, तो बहुपद के बारे में हमें बारीकी से पता होना चाहिए कि बहुपद है क्या, व्हाट इज दिस बहुपद, है ना। तो बहुपद के बारे में हम जानते हैं पहले, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, बहुपद को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होते हैं, है ना। चर, देखो, चर वे अक्षर होते हैं जो, जैसे कि हम कहें ABCD वाले ना, A to Z तक जो अक्षर होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं चर। जैसे X Y Z या A, है ना, या B, है ना, या कोई भी अक्षर A से लेकर Z तक, S, T या M या P या Q, है ना। इस प्रकार से A to Z तक जो अक्षर होते हैं उन्हें हम कहते हैं चर, है ना। उसके बाद हम समझते हैं अचर। अचर जो गिनतियाँ होती हैं, है ना, काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अचर। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इस प्रकार के जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अचर। बात समझ में आई। उसके बाद में हम समझते हैं बीजीय व्यंजक। देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक से ही हम बहुपद को निरूपित करते हैं। तो बीजीय व्यंजक पहले समझिए कि चर और अचर क्या लिखेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। चर और अचर के योग, अंतर, गुणा व भाग, है ना, से बना पद बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है। आई होप बीजीय व्यंजक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि चर है और अचर है, इनके योग या इनके अंतर यानी घटाना, या इनके गुणा या इनके भाग से मिलकर बना जो पद होता है उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे, है ना, जैसे मान लीजिए 7x, तो 7 आपका अचर है, x आपका चर है। इन दोनों के गुणा, यहाँ पर क्या है, डॉट, है ना, गुणा। तो इससे आपका जो पद बना है ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। या 4x + 1, है ना, योग, या y + 2, तो चर हो गया, अचर हो गया कि योग से बना पद बीजीय व्यंजक कहलाएगा। या x² + 4x + 1, इस प्रकार के जो भी जितने पद बन रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, इस प्रकार से ही बनेगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे।
ध्यान रहे कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। बहुपद होने के लिए भी कंडीशंस होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो होती क्या है जो आपको हम बताते हैं। बहुपद बहुपद के लिए कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? पहली तो बात यह है कि किसी दिए हुए बहुपद की जो घात होगी वो धनात्मक होनी चाहिए। दिए गए बीजीय व्यंजक की घात धनात्मक होनी चाहिए, है ना। किसी दिए गए बीजीय व्यंजक की घात धनात्मक होनी चाहिए तो वो बहुपद कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए बहुपद के लिए। बहुपद के लिए वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है ना। आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है आपको नहीं पढ़ना है, वो 11th में पढ़ेंगे आप। तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर बहुपद कहलाएगा आपका बीजीय व्यंजक। जैसे हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x² + 1 हो गया, या x² + 1/x हो गया। ठीक है, या आगे कह लीजिए आप x + 2 हो गया, या 7x हो गया, है ना, या 7x + 1 कह लीजिए आप, या 5x हो गया। इस प्रकार के जो आपके बीजीय व्यंजक दिए हैं तो इसमें ये आपका बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन में बताया कि दिए गए बीजीय व्यंजक की घात धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी घात क्या है? ऋणात्मक है ना। 1/x से x को ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात -1 बन जाएगी, है ना। तो घात मैंने कहा कि धनात्मक होनी चाहिए, लेकिन इसकी घात तो माइनस की बन जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, अब समझते हैं बहुपद के प्रकार। आपको बहुपद समझ गए होंगे ना, बहुपद आप लोग समझ गए होंगे। हमने फिर से कहा कि दिए गए बीजीय व्यंजक की घात धनात्मक होनी चाहिए, पद चाहे जितने हों उससे मतलब नहीं है। और हमने कहा कि जो चर और अचर हैं इनके योग अंतर गुणा भाग से जो पद बनते हैं, है ना, उन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक से हमारा बहुपद बनता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। हमने कंडीशंस बताई, ये व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक तो है ना, ये बीजीय व्यंजक तो है, मगर बहुपद नहीं है। अब क्यों बहुपद नहीं है वो भी हमने बताया कि इसकी जो घात होती है वो धनात्मक होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो फिर क्या है? तो फिर ये बहुपद होगा। अगर कोई रूट में दे रखा है 3x, तो ये भी बहुपद है तुम्हारा। रूट में दे रखा है x² + अंडर रूट में 2x + 1, ये भी तुम्हारा बहुपद है ना। तो घात उसकी जो है वो धनात्मक होनी चाहिए, और बहुपद के लिए जो वास्तविक संख्या भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं आपके, ये बहुपद कहलाएंगे। तो आई होप आपने बहुपद को समझ लिया होगा। तो अब आगे हम पढ़ाते हैं आपको बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के कुछ प्रकार भी होते हैं, है ना।
तो बहुपद के प्रकार समझिए। बहुपद के प्रकार देखो, नंबर 1 होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, अब रेखीय बहुपद में क्या होता है भाई, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो वो रेखीय बहुपद कहलाएगा। उदाहरण मान लीजिए x+1 या x+2 या 4x+1, है ना। इस प्रकार के जो हैं बहुपद वो कहलाएंगे रेखीय बहुपद। अब यहाँ पे x की घात कितनी है, 1, लिखी नहीं तो वहाँ पे घात 1 मानी जाएगी, तो x की घात 1 है ना। तो अगर अधिकतम घात 1 है दिए गए बहुपद की तो फिर वो रेखीय बहुपद कहलाएगा। हमने उदाहरण दे दिया आपको, जैसे इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात, है ना। तो ये तुम्हारा रेखीय बहुपद हो गया। बताइए समझ में आया। दूसरा है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जिस बहुपद की घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो, तो द्विघात बहुपद उसके नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो उसके नाम से ही हम जान सकते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है ना। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, 2x² प्लस, है ना, 3x प्लस 5, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यही नहीं। घात अधिकतम घात कितनी, 2, है ना। x² प्लस 2x प्लस 4, अधिकतम घात कितनी, 2। तो इस प्रकार के जो बहुपद हैं वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तीसरा नंबर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद हो गया, है ना। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं और ले लीजिए। मान लीजिए 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7, ये भी तुम्हारा त्रिघात बहुपद हो गया। जिस घात में 3 घात हो, है ना, जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो, बात समझ रहे हैं, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। बात समझ गए। और यहाँ पे ये रेखीय बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब एक पदीय बहुपद भी होता है जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, मान लो ये 2x हो गया, एक पद है इसमें, 4x हो गया, एक पद है, 7x हो गया, एक पद है इसमें, 5x हो गया, इसमें एक ही पद तो है, सब एक ही पद तो दिए, है ना। तो ये तुम्हारा एक पदीय बहुपद हो गया। बात समझ रहे हैं। किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें अगर सवाल पूछा जाए कि ये जो तुम्हारा बहुपद दिया है इसमें घात कितनी होगी, दिए गए बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, तो इसमें दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी अगर घात पूछे, है ना। इसमें दिए गए बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी, तो 3 होगी, है ना। जो घात की अगर पूछे, घात की बात करे तो जो अधिकतम घात होगी वही हमारा आंसर होगा। इसमें पूछ देगा कि दिए गए बहुपद में घात बताइए, तो आपको 2 नहीं बताना है ना, यहाँ 1 बताना, 3 बताना है। दिए गए बहुपद की घात 3 है, जो अधिकतम घात होती है
उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपने समझा होगा। ठीक है, इतना आपने समझा होगा। उसके आगे हम चलते हैं। देखो, द्विघात बहुपद हो या रेखीय बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, इनको दर्शाने के लिए एक व्यापक रूप होता है ना। रेखीय बहुपद के लिए रेखीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है जिससे हम तुलना कराते हैं वो होता है ax प्लस बी, है ना, जिससे हम तुलना कराते हैं। जैसे हमने रेखीय बहुपद एक ले लिया, मान लो 2x प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 1, है ना, गुणांक, जिसे हम गुणांक कहते हैं। जो द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, तो ये होता है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये तुम्हारा हो गया। जैसे हमने उदाहरण ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि इसका गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, b का मान हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 2, तो b का मान हो जाएगा 2, और c तुम्हारा अचर पद होता है तो c का मान हो जाएगा 3, है ना। इसी प्रकार आपका होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, ये तुम्हारा होता है। तो यहाँ पे x की घात यानी a का मान निकालोगे, यानी कोई भी आप त्रिघात बहुपद निकालिए, यानी x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा इसका गुणांक, है ना, यानी a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 5 और d का मान हो जाएगा अचर पद यानी 3, इस प्रकार से। तो ये तुम्हारे व्यापक रूप होते हैं, इनसे हमें गुणांक निकालना पड़ेगा। गुणांक और शून्यंक, देखो रैखिक बहुपद में जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद में जो शून्यक होता है वो 1 होता है, और द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होंगे। रैखिक बहुपद में शून्यक 1 निकलेगा, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात में 3। किसी बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो शून्यक आ जाएंगे। अगर हम किसी बहुपद का शून्यक निकालना चाहें, ठीक है, किसी बहुपद का अगर हम शून्यक निकालना चाहें तो उसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे हमने कोई रैखिक बहुपद ले लिया, यानी मान लीजिए 2x प्लस 4 और बराबर में 0 रख दिया, तो ये 2x बराबर में माइनस का 4 या x बराबर माइनस का 4/2, 2 दूना 4, यानी x का मान आ गया माइनस का 2। तो ये x का मान एक ही तो निकला है यहाँ पर -2, तो ये -2 क्या शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक कितना है, -2 है। दिए गए बहुपद का रैखिक बहुपद का शून्यक 2 है ना। इस प्रकार से द्विघात बहुपद जो होगा तो उसमें 2 शून्यक निकलेंगे, त्रिघात में 3 शून्यक निकलेंगे। अब शून्यक और गुणांक, ये x का गुणांक है ना, x का गुणांक 2 है, अचर पद कितना है 4 है, और इस दिए गए बहुपद का शून्य कितना -2 है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है ना, उसकी सत्यता की जांच भी करनी पड़ती है। संबंध क्या होता है ना, वो भी हम जान लेते हैं। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। मान लीजिए अगर शून्यांक अल्फा और बीटा है, मान लीजिए, माना किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा कामा बीटा है, ठीक है, तब शून्यांकों के जो गुणनफल होंगे
और जो कहने का मतलब ये है कि दिए गए द्विघात बहुपद के जो गुणांक होंगे और शून्यांक जो हैं इनके बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा। तो लिखेंगे हम एक योग का संबंध होता है और एक गुणनफल का संबंध होता है। तो लिखेंगे हम शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। इसको अगर हम अल्फ़ाबेट के रूप में लिखना चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, तो माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, ए। तो शून्यांकों का योगफल के लिए जो फार्मूला हमारा बनता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये होता है। दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। अभी जांच कराना पड़ेगा आगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर जैसे कहेगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो वहाँ पर ये फार्मूले लगेंगे। अब आता है गुणांक शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये दो फार्मूले हैं आपके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए शून्यक और गुणांक के बीच, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुपद के बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है और 10 में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी जो याददाश्त है वो बरकरार बनी रहे, हरी भरी, है ना। देखिए ग्राफ जो 2.1 में जो ग्राफ दिया है, ग्राफ के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखो इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, हाँ। इधर आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं एक्स एक्स डैश, हाँ, वाई वाई डैश। इधर आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इधर नेगेटिव पूर्णांक होते हैं, है ना, ऋणात्मक। वाई अक्ष पे ऊपर की ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और नीचे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होते हैं वो 0,0 होते हैं, जिन्हें कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पर जो है इसमें शून्यक निकालना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पे जितने कटान बिंदु होंगे एक्स अक्ष पर, अगर एक्स अक्ष की बात कहेगा कि एक्स अक्ष पर शून्यक कितने हों, है ना, एक्स अक्ष पर शून्यक बताओ, तो यहाँ पे ग्राफ खींचेगा, सवाल में ग्राफ दे रखा होगा। तो अगर एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे कोई भी ग्राफ है इस प्रकार से गया, जैसे मान लीजिए ये गया इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर काटा, दूसरा बिंदु यहाँ पर काटा, तो एक्स का जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। एक्स के शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। अगर इसको घुमा के इस प्रकार से ला दे तो कितने कटान बिंदु हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कितने 3 शून्यक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज को करते हैं, उसके तहत आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज में कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ खींचिए। आकृति 2.01 में
10 में दिया है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें ये ग्राफ तुम्हारा खींचा हुआ है। अब ये ग्राफ जो है क्या एक्स अक्ष को काट रहा है कहीं पर? नहीं काट रहा है ना? क्या काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर जो है एक्स के जो शून्यक होंगे, पी एक्स के जो शून्यक होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि ये कहीं पे भी इसका कटान बिंदु नहीं मिल रहा है। तो पी एक्स का शून्यक कितना होगा? 0 होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ खींचा तुम्हारा, ये इसने वाई अक्ष को काटा ना कि एक्स अक्ष को। फिर ये जा रहा तुम्हारा, ये एक्स अक्ष पे एक बिंदु पे मिला। अब यहाँ पे जो पी एक्स का शून्यक होगा वो 1 होगा। ठीक इसी प्रकार देखो एक यहाँ पे काटा इसने बिंदु, फिर दोबारा आया यहाँ पे इसने काटा है, एक बिंदु पर कटान बिंदु मिला। तीसरा कटान बिंदु ये है। तो 1 2 3 बिंदु मिले। तो एक्स पी एक्स के शून्यक होंगे यहाँ पर 3 होंगे। यहाँ पर देखिए इसको, एक कटान बिंदु ये, दूसरा कटान बिंदु ये, तो पी एक्स के शून्यक 2। एक कटान बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो पी एक्स का शून्यक 4। 1 2 3, पी एक्स का शून्यक 3, है ना। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो देखिए पहले में जो दिया है वो पी एक्स के शून्यक कितना होगा? 0 होगा। दूसरे में दिया है वो पी एक्स का शून्यक कितना होगा? कितने? 1 होगा। एक कटान बिंदु मिल रहा है। तीसरे में कटान बिंदु कितने हैं? 3 मिल रहे हैं, तो पी एक्स के शून्यक होंगे 3, है ना। और चौथे में कटान बिंदु 2 है, तो चौथे में आ जाएगा पी एक्स का जो शून्यक होगा वो 2 हो गया। अब पाँचवें में पी एक्स के शून्य कितने हैं? कटान बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कटान बिंदु हैं, तो 4 शून्यक होंगे, है ना। शून्यक हैं ये। और छठे में जो पी एक्स के शून्यक है 1 2 3, यानी पी एक्स के शून्यक जो है वो 3 है। बात समझ में आ गई? लो एक्सरसाइज हो गई, ये एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म। बस इतना था इसमें। तो ये ग्राफ तुमको बना लेना, यहाँ पे ग्राफ बना लेना और दिखा देना आपको, है ना। हमने आपको विधिवत बता दिया है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगला वीडियो अगले दिन। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।